5 सितंबर 1972 जर्मनी का शहर म्यूनिक। दिन था मंगलवार। ओलंपिक खेलों का 11वां दिन चल रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें इसी शहर पर टिकी हुई थीं। एथलीट्स अपने अपने मुकाबलों की तैयारियों में लगे थे। म्यूनिक की सड़कों पर हर तरफ खुशी थी, उत्साह था। लेकिन इसी भीड़ भरे शहर में, इसी खुशी की आड़ में कुछ ऐसे चेहरे थे जो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके दिल में आग थी। कुछ ऐसी नजरें थीं जो मौका ताक रही थीं। वो ताक रही थीं इजराइल को सबसे बड़ा घाव देने का मौका। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। म्यूनिक ओलंपिक विलेज के बाहर 8 लोग चुपचाप दीवार फांद रहे थे। काली ट्रैक पैंट, स्पोर्ट्स शूज और हाथों में बैग। अगर कोई देखता तो समझता ये भी कोई एथलीट हैं जो सुबह की ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। लेकिन उन बैगों में ट्रैक शूज नहीं थे। उन बैगों में थीं AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड और कारतूस। ये कोई खिलाड़ी नहीं थे, ये थे ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी। उनका निशाना था इजरायली एथलीट्स। उन्हें पता था कि इजराइल की टीम किस बिल्डिंग में रुकी है। उन्हें पता था कि किस फ्लोर पर कौन रहता है। प्लानिंग महीनों पहले से की गई थी। उन्होंने ओलंपिक विलेज में काम करने वालों से जानकारी हासिल कर ली थी। उन्हें मालूम था कि सुरक्षा में कितने लूप होल हैं। एक एक करके वो 8 आतंकी अंदर दाखिल हो गए। वो 31 नंबर बिल्डिंग की तरफ बढ़े जहां इजरायली टीम ठहरी हुई थी। उनके कदम हल्के थे, आवाज कम थी। रात की नींद में सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ घंटों में दुनिया बदलने वाली है। एक आतंकी ने ताला तोड़ा। दरवाजा खुलते ही वो अंदर घुसे। इजरायली एथलीट अभी सो रहे थे। कुश्ती कोच मोशे वेनबर्ग को सबसे पहले होश आया। उसने देखा कमरे में काले हुड वाले लोग खड़े हैं और उस पर राइफल ताने हुए हैं। उसने चीखना चाहा, लेकिन तभी उसके मुंह पर बट मारा गया। बाकी एथलीट भी चीखते हुए जाग गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आतंकियों ने उन सभी को इकट्ठा किया। जो भागने की कोशिश करता उसे पीटा जाता, कोई विरोध करता तो गोली की धमकी दी जाती। कुल 11 इजरायली बंधक बना लिए गए। उनमें एथलीट थे, कोच थे, रेफरी थे। हर एक की उम्र 20 से 50 के बीच थी। हर एक का कोई न कोई था जो उनका इंतजार कर रहा था। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके माता पिता। आतंकियों ने अपनी मांग रखी। इजराइल में बंद 234 फिलिस्तीनी आतंकियों को रिहा किया जाए और उनके लिए सुरक्षित निकासी का रास्ता बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर एक बंधक को मार दिया जाएगा, एक एक करके। जर्मनी की पुलिस और सरकार ने बातचीत शुरू की, लेकिन वक्त बीतता गया और कोई ठोस हल नहीं निकला। इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम आतंकियों से समझौता नहीं करते, कभी नहीं। लेकिन बंधकों की जान बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश करने को तैयार थीं। जर्मन सरकार ने एक ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने आतंकियों को लगाया कि उनकी मांग मान ली गई है। उन्हें हेलीकॉप्टर से फुर्स्टनफेल्डब्रुक एयरबेस ले जाया जाएगा, जहां से एक विमान उन्हें काहिरा ले जाएगा। असल में एयरबेस पर जर्मन स्नाइपर्स तैनात किए गए थे, लेकिन यह प्लान उतना ही नाकाम था जितना कि अंधेरे में तीर चलाना। शाम को करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर एयरबेस पर उतरे। उसमें आतंकी और बंधक थे। जैसे ही आतंकी बाहर निकले, फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जर्मन स्नाइपर्स के पास न तो रात में निशाना साधने की ट्रेनिंग थी, न ही सही उपकरण। उनके पास राइफल्स तक नहीं थी। उनके पास सिर्फ साधारण स्कोप वाली गन थी। अफरा तफरी मच गई। एक आतंकी ने हेलीकॉप्टर के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। हेलीकॉप्टर में आग लग गई। सब कुछ खत्म हो चुका था। जब धुआं छटा तो सामने जो नजारा था वो इंसानियत के माथे पर काला दाग था। 11 इजरायली एथलीट्स और कोच मारे जा चुके थे। उनमें से कुछ को गोली मारी गई थी, कुछ जिंदा जल गए थे। 5 आतंकी भी मारे गए और 3 को जिंदा पकड़ लिया गया। दुनिया ने हैरानी से देखा। टीवी स्क्रीन पर म्यूनिक के ओलंपिक स्टेडियम का झंडा आधा झुका हुआ था। खेलों को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया। लेकिन असली सदमा तो उस दिन नहीं लगा था। असली सदमा तब लगा जब कुछ ही हफ्तों बाद खबर आई कि जर्मनी ने उन 3 जिंदा आतंकियों को भी छोड़ दिया है। लीबिया ने उन्हें शरण दे दी। दुनिया ने उंगलियां उठाईं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इजराइल में इस खबर ने आग लगा दी। सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमारे बच्चों का खून यूं ही बह जाएगा? हर कोई बदला चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस एक औरत को था जिसने खुद इस देश को बनते देखा था। गोल्डा मीर उस समय दुनिया की सबसे मजबूत महिलाओं में से एक थीं। वो बूढ़ी हो चुकी थीं, सांस फूलती थीं,
लेकिन उसकी आंखों में वही चिंगारी थी जो 1948 में थी। उसने अपने करीबी सलाहकारों को बुलाया। सबके चेहरे उतरे हुए थे, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब गोल्डा मीर ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, हम भूलते नहीं हैं, हम माफ नहीं करते। हर एक कातिल का खात्मा होगा, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। उसी रात इजराइल की कैबिनेट की गुप्त बैठक हुई। किसी को पता नहीं चलने दिया गया। फैसला लिया गया। एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था कमिटी एक्स। इस कमिटी का काम था ब्लैक सितंबर से जुड़े हर उस शख्स को खत्म करना जिसने म्यूनिख में इजरायली खून बहाया था। इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का क्रोध। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई एक ऐसी एजेंसी को जिससे दुनिया के तमाम खुफिया तंत्र कांपते थे, मोसाद। मोसाद का मतलब था संस्था। ये दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक थी। जासूसी, छिपकर मारने, साजिश रचने में मोसाद का कोई जवाब नहीं था। उनके पास हर देश में नकाबपोश एजेंट थे, हर शहर में उनकी आंखें थीं। अब ये पूरी ताकत एक ही मिशन पर लगा दी गई। सबसे पहले एक हिट लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में 17 नाम थे। ये वो लोग थे जो या तो म्यूनिख हमले के मास्टरमाइंड थे या फिर ब्लैक सितंबर के बड़े नेता थे। हर नाम के सामने एक तस्वीर थी, हर तस्वीर के पीछे एक एड्रेस था, हर एड्रेस के पीछे एक कहानी थी कि कैसे उस आतंकी को खत्म किया जाए। गोल्डा मीर ने हर नाम पर अपनी मोहर लगाई। जैसे जैसे वो मोहर लगाती जा रही थीं, वैसे वैसे उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो जानती थीं ये सिर्फ हत्याएं नहीं होंगी, ये संदेश होगा। दुनिया को ये बताना था कि इजराइल के बच्चों का खून यूं ही नहीं बहता। इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई एक ऐसे शख्स को जिसका नाम भी गुप्त रखा गया। उसे कोड नेम दिया गया माइक या द मेमोरेंडम मैन। वो मोसाद का टॉप ऑपरेटिव था। उसने पहले कभी चेहरा नहीं दिखाया था। उसकी पहचान दुनिया के किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं थी। जहां वो जाता, एक नया नाम, एक नई पासपोर्ट, एक नई जिंदगी। उसके हाथों में ही सौंपी गई इस ऑपरेशन की कमान। पहला नाम था वेल्ज़वेटर। वेल्ज़वेटर वो शख्स था जिसने ब्लैक सितंबर को फंड किया था, पैसा दिया था, हथियार दिलवाए थे, लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई थी। वो रोम में रहता था, एक ठाठ बाट वाले इलाके में। उसे कोई शक नहीं था कि उसकी मौत इतनी करीब है। 16 अक्टूबर 1972 की रात रोम की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। वेल्ज़वेटर अपने घर के बाहर खड़ा था। अचानक एक मोटरसाइकिल आई। पीछे बैठे शख्स ने एक ही गोली चलाई। वेल्ज़वेटर वहीं ढेर हो गया। उसकी जेब में $5000 थे। वो उस रात किसी काम से जा रहा था, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। पहली हत्या हुई। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। अगला नाम था महमूद हमशरी। ये आदमी पेरिस में रहता था। वो PLO का प्रवक्ता था और ब्लैक सितंबर का अहम सदस्य था। वो सोचता था कि यूरोप की राजधानी में उसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन मोसाद ने उसके घर में ही फोन के नीचे बम लगा दिया। बस इंतजार था कि वो रिसीवर उठाए। 8 दिसंबर 1972 की सुबह महमूद हमशरी के घर में फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। उधर से आवाज आई, महमूद हमशरी। उसने हाँ कहा। बस फिर क्या था, बम में धमाका हुआ। हमशरी बुरी तरह घायल हो गया। 1 महीने तक अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन आखिरकार उसने भी दम तोड़ दिया। तीसरा नाम था हुसैन अबाद अलचीर। ये आदमी साइप्रस में रहता था। वो ब्लैक सितंबर के लिए हथियारों का इंतजाम करता था। 24 जनवरी 1973 की रात उसका होटल का कमरा नंबर था 305। मोसाद के एजेंट उसके सामने वाले कमरे में घुसे। उन्होंने बेड के नीचे एक रिमोट कंट्रोल बम लगा दिया। आधी रात को जब अलचीर अपने कमरे में सो रहा था तो बम विस्फोट हुआ। होटल हिल गया। अलचीर उसी वक्त मारा गया। हर हत्या के साथ मोसाद और अधिक सतर्क होता जा रहा था, क्योंकि अब आतंकियों को भी पता चल गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है। बेरूत, पेरिस, निकोसिया, रोम, हर शहर में मौत उनका पीछा कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा नाम अभी बाकी था, अली हसन सलामेह। उसे रेड प्रिंस कहा जाता था। वो ब्लैक सितंबर का प्रमुख था, वही शख्स जिसने म्यूनिख हमले की योजना बनाई थी। वो आतंकियों का प्रिंस था। उसे पता था कि मोसाद उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो हर रात नई जगह सोता था, कभी एक होटल में, कभी दूसरे में। वो कार बदलता रहता था। उसके पास बॉडीगार्ड थे, बरंदवर गाड़ियां थीं, लेकिन मोसाद के सामने कोई दीवार नहीं टिकती थी। मोसाद को पता था कि सलामेह को सिर्फ बेरूत में ही मारा जा सकता है। बेरूत में वो ज्यादा सतर्क था, लेकिन वहीं उसकी कुछ कमजोरियां थीं। मोसाद ने एक एजेंट को बेरूत भेजा। वो एक खूबसूरत महिला थी जिसका नाम था एरिका चेम्बर्स। वो ब्रिटिश पासपोर्ट पर यात्रा कर रही थी।
उसने सलामेह के आसपास घूमना शुरू किया। उसने उसकी आदतें समझी। उसने ये पता लगाया कि सलामेह हर रोज एक खास रास्ते से गुजरता है। 22 जनवरी 1979 बेरूत की एक भीड़ भरी सड़क। सलामेह की कार आ रही थी। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड थे। एरिका ने एक बटन दबाया। सड़क के किनारे खड़ी एक कार में बम रखा था। जैसे ही सलामेह की कार सामने आई, धमाका हुआ। उसकी कार के परखच्चे उड़ गए। सलामेह और उसके चारों बॉडीगार्ड ढेर हो गए। रेड प्रिंस मारा जा चुका था। ये तो थे कुछ नाम। असल में इस ऑपरेशन के तहत 10 से 15 सालों तक मोसाद ने करीब 15 से 20 आतंकियों को खत्म किया। कुछ को गोली मारी गई, कुछ कार बम से उड़ा दिए गए, कुछ को जहर देकर मारा गया। किसी को पता नहीं चला कि उसे किसने मारा। इनकी मौत इतनी साफ थी कि सबको पता चल गया कि ये इजराइल का काम है। लेकिन हर ऑपरेशन की तरह इसमें भी गलतियां हुईं। एक बार नॉर्वे में मोसाद के एजेंटों ने एक गलत आदमी को मार डाला। वो एक मुरक्कन वेटर था जिसका उन आतंकियों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने उसे देखा, सोचा कि यही उनका निशाना है और उसकी पत्नी के सामने ही उसे गोली मार दी। 5 मोसाद एजेंट पकड़े गए। कुछ को जेल हुई। इजराइल को शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन ऑपरेशन नहीं रुका। जो गलती हुई उससे सबक लिया गया और फिर से शुरू हो गए। गोल्डा मीर का वो फैसला, वो ऑपरेशन, वो ईश्वर का क्रोध इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दुनिया ने देखा कि एक छोटा सा देश अपने दुश्मनों को कैसे उनके ही अड्डों में घुसकर सबक सिखाता है। लेकिन इस ऑपरेशन ने एक और सच्चाई भी दिखाई। आतंक को आतंक से खत्म नहीं किया जा सकता। हर हत्या के साथ बदले की आग और भी भड़कती है। म्यूनिक के बाद और हमले हुए और आतंकी बढ़े। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है। ये कहानी है उस दर्द की जो किसी कौम को सोने नहीं देता। ये कहानी है उस बदला की जो कभी खत्म नहीं होता। म्यूनिक के ओलंपिक स्टेडियम में आज भी वो 11 नाम लिखे हैं। उनकी याद में एक पत्थर लगा है। हर साल लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जो 11 जाने गईं वो कभी वापस नहीं आईं। और जो आतंकी मारे गए उनकी जगह नए आ गए। ये जंग, ये ऑपरेशन, ये कहानी शायद कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन 1972 की वो रात, 11 इजरायली बंधकों की मौत और फिर मोसाद का वो कहर, ये इतिहास का वो सच है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद।